हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आप सबों के लिए 10वीं के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर विकास यानी कि डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था उसका तीसरा और फाइनल पार्ट लेकर आ चुका हूं। अगर आप पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इस पूरे चैप्टर को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है और इसमें अलग अलग शब्द जैसे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है, औसत आय क्यों जो है औसत आय जो है एक बेहतर सूचक नहीं है मापदंड के लिए, और HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इन सारे बहुत सारे सवालों को हमने उस चैप्टर में बेहतर तरीके से समझा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप कोई भी पर्सनल सवाल मुझसे करना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आप सवालों को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सवाल पढ़ते हैं। तीसरे पार्ट का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, और ये प्रत्येक साल जो है विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो इस विश्व विकास रिपोर्ट 2017 में इन्होंने जारी किया था। इसके अनुसार समृद्ध देश यानी कि रिच कंट्रीज, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं डेवलप्ड कंट्री यानी कि विकसित देश, में प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष क्या है, यानी कि कैसे हम माने कि कोई भी देश रिच कंट्रीज है या डेवलप्ड कंट्री है, उसके लिए प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए। तो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी देश का प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 12,056 ओके, ये वाला बी नंबर ऑप्शन जो है US डॉलर में है, यानी कि 12,056 US डॉलर है, तो हम उसे क्या मानेंगे, उसे उस देश को समृद्ध देश यानी कि डेवलप्ड कंट्री मानेंगे। अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर प्रतिवर्ष 1,000 व्यक्ति में से कितनी थी। यहाँ पर देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जब होता है ना तो उसका डाटा पहले ही कलेक्ट किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2016 में हुआ, लेकिन सर्वेक्षण का डाटा जारी कब किया गया, 2017-18, इसलिए यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 लिखा गया, लेकिन यहाँ पर 2016 लिखा गया। तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर क्या था, केरल में शिशु मृत्यु दर कितना था एक वर्ष में, तो प्रति वर्ष केवल 10 बच्चे ही मरते थे, कहाँ पर, केरल में। इसीलिए केरल का हम मानते हैं कि HDI बेहतर है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बेहतर है बाकी सभी राज्यों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम होता है। कारण इसका है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं और शैक्षणिक सुविधाएं बेहतर तरीके से दी जाती है, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा निवेश करती है। अगला सवाल है कि 2017 की विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार भारत की स्थिति क्या थी। चलिए यहाँ पर एक और सवाल है कि आखिरकार 2017 में जो डाटा जारी किया गया था उसमें इंडिया की स्थिति क्या थी। तो अगर इंडिया की देखा जाए तो इंडिया जो था वो प्रति वर्ष यानी कि एक वर्ष में केवल 1820 US डॉलर ही इनकम था प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम इंडिया का कितना था 2017 में 1802 US डॉलर। ओके, यहाँ पे रखिएगा। ओके, यहाँ पर गलत लिखा गया, मैं इसे काट के सही कर देता हूँ। US डॉलर में था 1820 1820 US डॉलर पर ईयर, इसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। एक आपको डाटा बता देते हैं, 2017 में विश्व बैंक ने जो डाटा जारी किया था, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी देश का 12,056 यानी कि 12,056 US डॉलर में पर कैपिटा इनकम है तो उसे बोलेगा वो डेवलप्ड कंट्री। अगर जो डाटा है वो 995 US डॉलर में है तो हम उसे बोलेंगे और कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री यानी कि अविकसित देश। ओके, और अब जो तीसरा है बीच में इसका हो जाएगा मिडिल में, क्योंकि इंडिया देख सकते हैं यहाँ पर है, ना ही 995 और ना ही 12,056 है, ना ही इससे ऊपर है और ना ही इससे नीचे है, बल्कि इन दोनों के बीच में। तो जिनको बीच में वो किस में आ जाएगा, डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देश में आ जाएगा। तो इंडिया जो है ना ही निम्न आय वाला है और ना ही अधिक आय वाला है, वो किस में आता है, मध्य आय वाला देश में आता है। अगला सवाल है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। भूमिहीन, यहाँ पर देखिए भूमिहीन का मतलब क्या हो गया, जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, वो बिल्कुल ही बेकार है। अब वो कोई भी काम करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसके पास जमीन है ही नहीं, तो खेती किसमें करेगा। तो वैसे मजदूर क्या चाहता है कि जहां पर भी उसे काम मिले, चाहे जो भी उसको रोजगार मिले, जो भी उसको काम दिया जा रहा है,
उसमें उसकी मजदूरी क्या हो, सबसे ज़्यादा बेहतर मजदूरी हो। वो चूंकि उसके पास ज़मीन है नहीं तो वो उपज के लिए कोई भी कह सकते हैं मांग नहीं करेगा, अपने बच्चे को विदेश में भी नहीं भेज पाएगा। इसीलिए ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो चाहेगा कि उसकी मजदूरी क्या हो, बेहतर हो। अगला सवाल है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी में भी कमी हो, दूसरे शब्दों में लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, उसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम विकास कहते हैं। ये एक विकास का एकदम आसान सा परिभाषा है। इसके पहले भी एक और आसान सा परिभाषा मैंने दिया था चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, वो वाला भी बहुत ही इजी डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन से इजी तरीके से याद नहीं होता है तो आप एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ये जो विकास चैप्टर है इसमें कैसे कौन कौन से पॉइंट डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे मैंने अभी क्लासेस के चैनल पर एक्सप्लेन किया, उसे जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे समझा देता हूँ, यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी गई है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से वृद्धि कर रहा है, केवल वृद्धि ही वृद्धि कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो असमानता को खत्म कर चुका है, गरीबी को पार कर चुका है, वो निरक्षरता नहीं है यानी कि पढ़ा लिखा है, वो इलिटरेट नहीं है, लिटरेट है, साथ ही साथ उसकी बीमारी में भी कमी आ चुकी है, यानी कि किसी भी तरह के बीमारी से वो ग्रसित नहीं है, वो जल्दी बीमार नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, वो पढ़ा लिखा भी है, साक्षर है, दिमाग से काम लेता है, साथ ही साथ वो असमानता को भी पार कर चुका है, तो वो पूर्ण रूप से विकास करेगा और इसे ही हम विकास कहते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा गया एक छोटा सा परिभाषा, लोगों के आर्थिक जीवन में जब सुधार होता है और जीवन स्तर जब ऊंचा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अगला सवाल है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? यहाँ पर ऑप्शंस लिखा गया है, उन ऑप्शंस को लिखते हैं। तो पहले देखिए, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ कि जब राष्ट्रीय आय जो है हम इसको क्या करते हैं? जनसंख्या से भाग देते हैं। राष्ट्रीय आय यानी कि देश की जितनी टोटल आय है, उस राष्ट्रीय आय को, एक देश के कुल आय को, जब देश की कुल जनसंख्या यानी कि जितना टोटल जनसंख्या है उससे हम क्या कर देते हैं? भाग देते हैं। तो जो डाटा हमारे पास आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो ये बी नंबर में लिखा गया है, इसलिए बी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारणतः लोगों की इच्छा क्या होती है? लोग क्या चाहते हैं? लोग मुख्य रूप से एक ही चीज पर फोकस करते हैं। लोग चाहते हैं कि उनको कोई भी काम मिले लेकिन उसमें आय अधिक से अधिक हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनको इनकम मिले, ज्यादा से ज्यादा उसको सैलरी मिले। लोग मुख्य रूप से इसी चीज पर फोकस करता है। लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम, ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए लोग ज्यादा आय की डिमांड करते हैं। इसलिए लोगों की इच्छा साधारणतः क्या रहती है? अधिक आय प्राप्त करना रहता है। अधिक आय मतलब कि ज्यादा इनकम के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन किन कारकों पर निर्भर करता है? क्या हम पैसे से सारी वस्तु को खरीद सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे जेब में रखा हुआ पैसा हमें सारी चीजें नहीं खरीद के दे सकता है। इसीलिए हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है कि जहां पर हम काम कर रहे हैं हमारे साथ समान व्यवहार हो। ये नहीं कि हमको बहुत सारा पैसा दे रहा है और हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है, अच्छा से व्यवहार नहीं कर रहा है। हमसे जो ऊंचे पद पर है, जो हमसे ज्यादा हायर लेवल में है, वो हमारे साथ जहां पर हम काम कर रहे हैं गलत व्यवहार कर रहा है, हमें ज्यादा से ज्यादा काम दे रहे हैं, अच्छी लैंग्वेज से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये समान व्यवहार चाहते हैं, वैसा वाला हम नहीं चाहते। साथ ही साथ हमारी सुरक्षा हो, यानी कि जहां पर भी हम काम करें हमें सिक्योरिटी मिले। हम ना केवल हमारी सिक्योरिटी हो बल्कि हमारे काम की भी सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो कि हमें कभी भी काम से निकाला नहीं जाए। साथ ही साथ हमें स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले। हमको संडे को छुट्टी चाहिए ताकि हम फ्रेश फील कर सके। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि मुझे 8 घंटे का काम दिया जा रहा है और मुझसे 12 घंटे का काम लिया जा रहा है। 8 घंटे का पैसा मान लीजिए 600 रुपया मुझे मिल रहा है पर डे, ओके ना, या फिर मान लीजिए कि 1600 रुपया पर डे मिल रहा है। 12 घंटे में भी वही काम पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। आपसे सेम पैसे देकर के ज्यादा काम करवाया जा रहा है, तो आप स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। आप उसी पैसे में कह सकते हैं कि ज्यादा काम दे रहे हैं, तो आपके फ्रीडम के खिलाफ है। साथ ही साथ आपसे ज्यादा काम हो रहा है, आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको एक कह सकते हैं कंजस्टेड लगेगा कि मैं किसी पिंजरे में क्या दूं। तो इसलिए लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, ना केवल काम पैसे के बदले में काम के बदले में पैसे नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को फ्रीडम भी चाहिए। साथ ही साथ वो यह भी चाहते हैं कि भले ही वो एक
चपरासी का काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो चाहते हैं कि मुझे लोग आदर करें, रिस्पेक्ट से बात करें, और हमें भी एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। तो इस तरह से लोग इन सभी चीजों की डिमांड करते हैं आय के अलावा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है, यानी कि वह महिलाएं जो काम पर जाती है। आजकल हम सभी जो न्यूज में इतने कह सकते हैं न्यूज सुनते हैं कि महिलाओं के साथ रेप वाली घटनाएं जो सुनते हैं, बहुत ही खराब लगता है। तो आखिरकार महिलाएं क्या चाहेगी, महिलाएं जहां पर भी काम करेगी वो चाहेगी कि वहां पर वो सुरक्षित रहे, संरक्षित वातावरण रहे, और उनके साथ किसी भी तरह का अभद्र और गलत व्यवहार ना हो, और सभी उनका आदर करें। तो ये चीज कौन चाहती है, महिलाएं चाहती है, जो कामकाजी महिलाएं हैं। तो वो चाहती है कि जो उनका एनवायरमेंट हो वो सुरक्षित हो, वो खुद को सुरक्षित फील कर सके, सिक्योर फील कर सके। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। औसत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, आय को इनकम कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया इनमें से किसको हम एवरेज इनकम कहते हैं, तो एवरेज इनकम हम प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय को यानी कि कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं, तो हमारे पास जो डाटा आता है हम उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, और इसे ही हम हिंदी में औसत आय भी कहते हैं, यानी कि एवरेज इनकम कहते हैं। एक बहुत ही आसान सा एक सवाल आता है परीक्षा में सब्जेक्टिव में कि औसत आय एक सही मापदंड नहीं है, क्यों, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। इसे समझने के लिए आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन को जरूर देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो प्रति व्यक्ति आय को ही हम औसत आय कहते हैं। इसको मैंने बेहतर तरीके से उदाहरण के माध्यम से आपको बताया, एक कह सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया था कि कैसे एवरेज इनकम जो है वो प्रति व्यक्ति आय जो है, जो वो औसत आय एक सही मापदंड नहीं है। इसलिए हमको जो है इसके अलावा, आय के अलावा साक्षरता दर, जो शिशु मृत्यु दर है, निवल उपस्थिति दर है, इन सब चीज को देखना पड़ता है, जिसका एक और उदाहरण दिए थे केरल, पंजाब और बिहार का उदाहरण देकर के। अगला सवाल है कि सामान्यतः व्यक्तियों की तुलना किस आधार पर की जाती है। एक व्यक्ति की तुलना हम कैसे करते हैं, क्या उसके जन्म पर आधार करते हैं कि आप पहाड़ी क्षेत्र में जन्म लिए हैं, आप समतल क्षेत्र में जन्म लिए हैं, आप समुद्र के किनारे जन्म लिए, नहीं। क्या उसके रंग और रूप पर उसका तुलना करते, जी नहीं। इसे रंग और रूप पर तुलना करने की नीति को हम रंग भेद कहते हैं। ये बिल्कुल ही खराब नीति है, हमें कभी भी रंग भेद नहीं करना चाहिए। तो या तो हम उसकी योग्यता के आधार पर करते हैं या उसकी विशिष्टताओं के आधार पर करते हैं, और जब विशिष्टता शब्द आ जाता है तो योग्यता उसमें खुद ब खुद आ जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी नंबर हो जाएगा कि उसमें कौन कौन से विशिष्ट गुण है, वो किस किस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है और उसकी क्या योग्यता है, उसी चीज को हम विशिष्टता कहते हैं। यानी कि फ्यूचर्स, उसका फ्यूचर कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का क्या फ्यूचर है, और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी विशिष्टताओं के आधार पर हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे की तुलना में कितना बेहतर है। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी नंबर था। अगला सवाल है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को क्या कहते हैं या फिर कहलाता है, उसे ही हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से जो बच्चे 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं या फिर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ स्वास्थ्य सुविधा का होता है। अगर जो जन्म देने वाली माँ है वो कुपोषण का शिकार रहती है, उसमें खून की कमी रहती है, अलग अलग तरह के होने वाले स्वास्थ्य असुविधाओं के कारण जो है वो शिशु मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाता है। केरल भारत में सबसे बेहतर स्थिति में है, शिशु मृत्यु दर वहां सबसे कम है और बिहार में सबसे अधिक है। तो डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि 6 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है। यानी कि वह अनुपात 6 से 10 वर्ष के सभी बच्चे, ओके ना, 6 से 10 वर्ष के सभी बच्चे जो स्कूल जाते हैं और उनका जो कह सकते हैं अटेंडेंस रेशियो है, उसको हम क्या कहते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। 6 से 10 वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है, निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। ओके, तो यह था निवल उपस्थिति अनुपात। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था 14 से 15 वर्ष, ओके ना, तो आप याद रखिएगा सही डाटा यह है कि 6 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले बच्चों के उस आयु वर्ग में कुल बच्चों के साथ जो प्रतिशत होता है हम उसे क्या बोलते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं, यानी कि जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
अगला सवाल है कि लोगों की इच्छाओं तथा उसके जीवन स्तर में वृद्धि लाने की एक प्रक्रिया है ताकि वो एक उद्देश्यपूर्ण तथा सक्रिय जीवन जी सके, जबकि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय इसको इंगित करते हैं। क्या कहलाते हैं आपको बताना है। इसे ही हम मानव विकास कहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विकास और मानव विकास में डिफरेंसेस हैं। मानव का विकास का मतलब होता है एक मानव का विकास होना, और मानव का विकास तब होगा जब उनकी इच्छाओं और जीवन स्तर में वृद्धि की जाएगी। मान लीजिए कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई, आपका जीवन स्तर बेहतर हो गया, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मानव का विकास हो रहा है। बट जब एक राष्ट्र का विकास होता है, राष्ट्र की आय बढ़ती है और एक व्यक्ति की आय बढ़ती है, और उस चीज को जब दिखाता है तो हम उसे राष्ट्रीय आय के प्रति इंगित करते हैं। ओके, तो ये मानव विकास और राष्ट्रीय आय में डिफरेंसेस है, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मानव विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है कि आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस तथा पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी कि इसे हम डैमेज नहीं करेंगे, वर्तमान यानी कि अभी जो चल रही प्रक्रिया है और उसमें आने वाली जो हमारी पीढ़ी है यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाला जनरेशन है, उसके जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिस उद्देश्य, जिस विकास की ओर हम जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा, सतत पोषणीय विकास की एक बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। अगला है कि मानवीय विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक कौन सा है। तो मानवीय विकास सूचकांक की अगर बात करें तो उसमें भारत का स्थान 130वां है। देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या समझी जाती है। तो अगर किसी देश की तुलना करनी, कंट्री की तुलना करनी है, तो वर्ल्ड बैंक ऐसा मानता है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बेस्ट डाटा है, प्रति व्यक्ति आय से हम बेहतर तरीके से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर्स खत्म होता है, और इस चैप्टर में ज्यादातर मैंने डेफिनेशंस लिया ताकि आप डेफिनेशंस को बेहतर तरीके से समझ सके कि किसी भी चीज का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, और शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर क्या है। ये सारे जो डेफिनेशंस है वो सारे मैंने ले लिए। और एक जो डाटा गलत हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में 14 से 15 वर्ष, वो गलत है। आपको याद रखना है 6 से 10 वर्ष के वो सारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल में अटेंडेंस देते हैं, और जो बच्चे अटेंडेंस नहीं देते हैं उन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, निवल उपस्थिति दर कहते हैं, यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। तो ये एक डाटा था जिसे मैंने करेक्ट कर दिया। अगर आपको और भी किसी तरह का डाटा में दिक्कत है या आपको किसी तरह का जो है कह सकते हैं सवाल है, तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन देंगे। और इस पूरे वीडियो का PDF पाने के लिए आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए अजीत कुमार ऑफिशियल, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप मुझसे सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया में फेसबुक पर भी मौजूद हूँ, वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।